हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया, एकदम मस्त चलिए बच्चों। तो बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अगले वीडियो में आ गए हैं। हालांकि वापस आने में काफ़ी टाइम लग गया, इसके बीच में मैंने बहुत सारे टॉपिक अलग अलग पढ़ाए। अब ये टॉपिक दोबारा से कंटिन्यू होंगे, है ना। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वगैरह है वो भी आगे बढ़ेंगे। वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसकी अलग प्लेलिस्ट है। और बेटा, इस मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की अलग प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से ही है, इसमें सारे वीडियोस हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग में एनालिटिक फंक्शन मिलेगा, फिर आपको इसमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का भी लिंक मैंने बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा और भी बहुत से अलग अलग टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूँ। वो सारे टॉपिक अगर आपको पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जा करके आप उनको पढ़ सकते हैं। हालांकि मेरे एच डी मैथमेटिक्स चैनल में बेटा आईआईटी के लिए कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं आईआईटी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक अलग चैनल बना लिया है, ज्ञान कोश आईआईटी मेस। उसका भी लिंक मैंने अपने चैनल में दे दिया है। तो उससे जा करके जिन बच्चों को 11 12 या आईआईटी के बारे में पढ़ना हो तो वो वहाँ जाके डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा, हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स पॉइंट के बारे में। देखो बच्चों, ध्यान दो, मैंने क्या बताया था आपको। जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट्स, या इसको हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट्स भी कहते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट्स। ठीक है, और ये किसमें है? ये है इन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको हम लोग कहते हैं। कई किताबें इसको फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कई किताबें इसको बोलती हैं, फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बच्चों, मैंने बताया था ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, बच्चों इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। मतलब ये बच्चों एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है W, या इसी को हम एफ जेड भी कहते हैं। मतलब जैसे कि हम रियल नंबर में फंक्शन पढ़ते हैं तो बच्चों वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक फंक्शन होता है। आपको याद होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं एक फंक्शन लिखूं 2x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2, तो ये रियल नंबर का फंक्शन है। तो वैसा ही बेटा ये एक फंक्शन है जो रैशनल की फॉर्म में है। इसमें देखो ऊपर z का टर्म है, नीचे भी z का देखो टर्म है। बाइलिनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है। z की पावर 1 ऊपर भी है, z की पावर 1 नीचे भी है, तभी इसको बाइलिनियर भी कहा जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, रियल नंबर में तो हम बहुत टाइप के फंक्शन पढ़ते हैं, बहुत टाइप के। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इतने अलग अलग फंक्शन की स्टडी कर पाना आसान नहीं होता। जैसे रियल नंबर में क्या होता है भाई, x है और y है। जैसे रियल नंबर में क्या हुआ, आपने x की वैल्यू मान लीजिए 1 रखी तो आपको y की वैल्यू मिल गई। तो x y आप एक ही एक्सिस पे दिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपने x एक्सिस बनाया और y एक्सिस बनाया। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि मैंने पढ़ा y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला हो गया। आपने इसको एक ही एक्सिस पर इसका ग्राफ बना दिया, है ना भाई। x की वैल्यू 1 लोगे तो y 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 लोगे तो y 2 आ जाएगा। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर हम x और y दोनों को दिखाते हैं जब हम रियल नंबर में फंक्शन पढ़ते हैं तब। ठीक है ना, जितने भी आप कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हैं या फंक्शन पढ़ते थे वो सब रियल नंबर में थे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा पाते। जैसे देखो यहाँ पर ओमेगा और z, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने z को यहाँ लिया तो ओमेगा आपको यहाँ लेना पड़ेगा अलग से, ऐसा है। ओमेगा मतलब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे आपने z की वैल्यू मान लीजिए आपने ये एक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लिया z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस आयोटा, मान लो आपने ये एक ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर लिया। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने z की वैल्यू 2 आयोटा ली, तो 2 आयोटा का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस 2 आयोटा, तो मतलब क्या हो गया 0,2। तो z की वैल्यू क्या हो गई 0,2, तो z में आपने 0,2 पॉइंट लिया। लेकिन जब ये z की वैल्यू यहां रखोगे तो ओमेगा कुछ मिलेगा। तो मान लो मैंने कहा z की वैल्यू यहां रखने से ओमेगा हमें अल्फा प्लस आई बीटा मिला, मान लीजिए। तो अल्फा प्लस आई बीटा को यहां शो करना पड़ेगा। तो जैसे अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट आया, मान लो ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है,
तो इसमें क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के फंक्शन होते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम फंक्शन ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी कहीं भी मैथ्स में आपको ये टर्म सुनाई दे ट्रांसफॉर्मेशन, ये टर्म कई जगह सुनाई पड़ता है। जैसे कि आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, वहाँ भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड सुनाई पड़ता है। आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, वहाँ पर भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके ही मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जाके देखिए। बहुत से वीडियो बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ अलग अलग टॉपिक के, है ना। बस जितना आप पढ़ पाएँ, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। यही मेरा बेटा टारगेट है ना। यही मेरा पर्पस है कि बच्चे अधिक से अधिक मैथ्स से जुड़ें और मैथ्स में एंजॉय करना सीखें। ये नहीं सोचें कि मैथ्स टफ है, मैथ्स बहुत ही ईजी है ना। चलिए खैर, तो मतलब क्या हुआ, जैसे z को एक, है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे शो करना होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा z, तो z में अकेले में ही x और y दोनों है। तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको z रिप्रेजेंट करना होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आपको ओमेगा रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करना, कॉम्प्लेक्स की मतलब फीलिंग आना इतना इजी नहीं होता कि हमने झट से ग्राफ बना दिया जैसे एक्स वाई बनाते हैं, है ना। तो ये रियल फंक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो इसमें दो अलग अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पर चलते हैं, है ना। ये बातें मैंने बताई थी पहले भी आपको कि z अलग चलेगा और ओमेगा अलग चलेगा, है ना। तो z के करस्पॉन्डिंग ओमेगा मिलेगा। तो ये बातें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि भाई देखो, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार से है, मतलब ये एक टाइप का फंक्शन है ना। तो इस फंक्शन को हमें डिटेल से बच्चों स्टडी करना है। और इसमें हमको देखो एक बात और ध्यान दो, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ये लिखते हैं, मतलब जब भी हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं या जब भी हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, तो मैंने बताया था आपको, है ना, ओमेगा या एफ जेड हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एफ जेड मान लो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था इसमें कंडीशन होती है कि AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा, है ना। ये कंडीशन होती है, ठीक है। AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 बच्चों इसमें होगा, ये यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। देखो अब ये कंडीशन बेटा यहाँ पर होती क्यों है, इस बात को जरा यहाँ पर समझिए, है ना। इसी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इस टर्म को, ये जो होता है ना AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, तो इस AD माइनस BC को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसा यहां पर कहा जाता है। देखो आखिर ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। ये देखो, अगर मान लीजिए ये 0 हुआ, मान लीजिए ये 0 हुआ, तो क्या दिक्कत आएगी। देखो दिक्कत ये आएगी, अगर ये 0 हुआ तो a की वैल्यू क्या होगी, ये होगी BC बाई डी। तो ये a की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो क्या होगा BC बाई डी और इंटू जेड प्लस बी और डिवाइड बाई क्या होगा CZ प्लस डी। अब देखो ऊपर डी एलसीएम हो जाएगा, तो BCZ प्लस BD और नीचे क्या हो गया CZ प्लस डी। देखो ऊपर से b कॉमन हो जाएगा, तो CZ प्लस डी अपॉन नीचे क्या हो गया CZ प्लस डी। देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया b, मतलब देखो उसमें z का टर्म ही खत्म हो गया, फिर तो वो कांस्टेंट हो गया। अब अगर कांस्टेंट हो गया तो फिर बाइलिनियर नहीं रहा, ये बात समझिए। तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर होती है कि भाई अगर ये कंडीशन होगी तभी वो बाइलिनियर होगा, है ना। अगर ये कंडीशन हट जाएगी तो फिर वो बाइलिनियर नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन, जब भी आप बाइलिनियर लिखेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन हमेशा आप जरूर जरूर लिखेंगे, ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई बैठेगी दिमाग में, टेंशन नहीं पालो, सब कुछ होगा अच्छे से होगा। बस पढ़ते रहना सीखो, है ना। लाइफ में ध्यान रखो बच्चों, परेशान नहीं होना है, बस लाइफ में मेहनत करना आप सीखिए और इंटरेस्ट के साथ, मन के साथ पढ़ना है, मन से पढ़ना है। पढ़ाई को मतलब कभी भी ये नहीं कि ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, अरे यार कहाँ पंगा ले लिया मैथ्स से, अरे यार कहाँ चक्कर में पड़ गए इन कोर्सेज़ के, ये फीलिंग जो है गलत है, ये नहीं आनी चाहिए। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए कि देखो यार कितना अच्छा ऊपर वाले ने हमको मौका दिया है पढ़ने का, और मैं कुछ सीख रहा हूँ और मैं सीखूंगा तो कल को मैं खुद भी टीचर बनूंगा और लोगों को सिखाऊंगा, या कुछ भी बनूंगा। टीचर नहीं बनेंगे, कुछ भी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, DM बनेंगे, जो भी बनेंगे ठीक है। तो कम से कम अच्छे काम करेंगे, तो यही चीज़ है बेटा, अच्छे काम करिए और अच्छा ही बांटते चलिए लाइफ में, और कुछ नहीं रखा है, ठीक है ना। चलिए भाई, अच्छा
अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब कि जहां पर हम z की वैल्यू जो रखें वही ओमेगा हो जाए, मतलब ओमेगा और z दोनों सेम हो जाएं, है ना। मतलब फिक्स्ड पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया कि जहां पर ओमेगा और z सेम हो जाए, या कह दीजिए fz और z सेम हो जाए, मतलब जो वैल्यू z की आए वही वैल्यू ओमेगा की आए, है ना। तो ऐसे पॉइंट्स को हम इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। इनवेरिएंट का मतलब जो वेरी ना करे, मतलब जिस पॉइंट पर ट्रांसफॉर्मेशन का फर्क ना पड़े, कि जो वैल्यू हमने z की रखी और वही ओमेगा की वापस मिल गई। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि देखो ये बाइलिनियर नहीं है, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, ये ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो कैसे। जैसे कि अगर मैं z को या इसको मैं ओमेगा मान लेता हूं, अगर मैं z को रखूंगा 0 तो ओमेगा भी 0, देखो z ओमेगा सेम। अगर मैं z को रखूंगा 1 तो ओमेगा भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं z को रखूंगा -1 तो ओमेगा भी क्या आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। तो मतलब ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं 0 और 1 जो कि इनवेरिएंट पॉइंट है यहाँ पर, है ना। हाँ, जैसे कि मान लो एक चीज और भी है, कई बार यहाँ z टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी कर देते हैं तो ओमेगा भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर z को इन्फिनिटी पर कई बार ले जाते हैं, और अगर हम कई बार z को इन्फिनिटी पर ले जाते हैं तो उसको हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, हम यहाँ पर कई बार हम लोग z को इन्फिनिटी पर ले जाते हैं। अगर हम z को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो उसी को हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो z अगर हम इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो ओमेगा भी हमारा कहाँ जाएगा, मतलब तो ये देखो z बराबर 0, z बराबर 1, या इन्फिनिटी को भी हम यहाँ पर इनवेरिएंट पॉइंट्स बोल सकते हैं, है ना। देखो जैसे अगर मान लीजिए मैं ओमेगा बराबर लेता हूँ 1/z, है ना, तो देखो z इक्वल टू 1 रखोगे तभी ओमेगा 1, तो ये z बराबर 1 क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट है। अगर मैं z को -1 रखूंगा तभी ओमेगा क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1 भी क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट है ना। तो इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का कोई फर्क ना पड़े, मतलब हम जो भी z की वैल्यू रखें ओमेगा की वैल्यू वही हमको वापस मिल जाए। तो जैसे यहाँ पर z1 और -1 ये दोनों क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट्स। यहाँ पर देखो z0, z1 और z बराबर इन्फिनिटी, ये तीनों क्या है बच्चों, इनवेरिएंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये बात बच्चों यहाँ पर हमको ध्यान, हालांकि देखो ये हमारे ये जो फंक्शन लिया है z स्क्वायर, ये बाइलिनियर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, ये फंक्शन बाइलिनियर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि हम एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा देखो यहाँ पर करने वाले हैं, और क्वेश्चन देखो क्या है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब फिक्स्ड पॉइंट पढ़ेंगे तो इसी में एक कॉन्सेप्ट निकलता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फिक्स्ड पॉइंट पढ़, दोनों सेम ही है काफ़ी हद तक। नॉर्मल फॉर्म और फिक्स्ड पॉइंट दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन कई बार किताबें में उनको अलग अलग दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहले हम लोग अभी फिक्स्ड पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सेम ही हैं। देखो अब जैसे हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर करना है, क्योंकि ये थ्योरम यहाँ पर होती है जो कि फिक्स्ड पॉइंट को लेकर के बनाई गई है। देखो थ्योरम क्या है, इसको जरा यहाँ पर हम लोग समझें। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है,
हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, क्षमा कहे परवाने से अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता है उसे जल जाना होता है, हर खुशी से तुम कहोगे सर पूरा गाना सुनाओगे क्या यार? अब कोई बात नहीं, सुन लो यार, मतलब एंजॉय करके पढ़ो यार, मतलब लाइफ में टेंशन पाल के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टेंशन पालोगे तो ना पढ़ाई होगी ना कुछ करियर बनेगा। मस्त अंदाज में पढ़ो, एंजॉय करो पढ़ाई को, बेटा एंजॉय करना सीखो, टेंशन नहीं पालो। देखो सवाल क्या है, थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्शन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में से अगर हम आइडेंटिटी को निकाल दें, मतलब आइडेंटिटी को हटा दें, तो हैज़ एट मोस्ट टू फिक्स पॉइंट, मतलब कह रहे हैं अधिक से अधिक दो फिक्स पॉइंट्स हो सकते हैं इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब इनफाइनाइट को शामिल करके। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब ये हुआ कि हम z की वैल्यू इनफाइनाइट पर ले जा सकते हैं, ध्यान देना है ना। तो कह रहे हैं अधिक से अधिक दो फिक्स पॉइंट हो सकते हैं चाहे कोई भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन आइडेंटिटी को छोड़ दिया जाए तो। देखो ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो समझो ध्यान से। देखो इसको हम कैसे यहाँ पर प्रूव करेंगे। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जैसे कि अगर हम एफ जेड बराबर जेड आइडेंटिटी फंक्शन ले लें तो इसके पास क्या होगा, देखो एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना। देखो एफ जेड बराबर जेड ले लें या हम ओमेगा बराबर जेड ले लें, तो देखो क्या होगा, इसके पास बहुत से फिक्स पॉइंट हैं। जैसे जेड को 1 रखेंगे तो ओमेगा भी 1 हो गया, जेड को 2 लेंगे तो ओमेगा भी 2 हो गया, जेड को -1 लेंगे तो ओमेगा भी -1 हो गया। तो मतलब इसके पास जो है ना बच्चों वो इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट्स हैं। ये क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन या आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये भी मोबियस का एक पार्ट है, मतलब ये भी भाई देखो, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि भाई मोबियस हमारा ये है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है, तो मैंने कहा मान लो कि बी हमारा 0 है, डी हमारा 0 है ना, मैंने कहा ऐसा मान लो। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि हमने बी को 0 मान लिया, सॉरी बी को 0 मान लिया, डी को 1 मान लिया और सी को 0 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ए को भी 1 मान लिया। देखो एफ जेड क्या हुआ, ये वैल्यू रखो यहाँ पर, तो z प्लस 0 अपॉन सी 0 है और d 1 है, तो 0 प्लस 1, तो देखो z y 1 बराबर z। अब देखो AD माइनस BC है ना, AD माइनस BC, देखो ये हमने लिखा है ना AZ प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो AD माइनस BC नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखो चेक करो, AD कितना हो गया 1 माइनस BC कितना हो गया 0, तो ये नॉन जीरो है भाई, ये कंडीशन लगनी चाहिए। तो देखो इसका मतलब एफ जेड बराबर जेड भी क्या है, एक प्रकार का मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। अब चूंकि ये जैसे कि हम लोग कहते थे ना कि एफ एक्स बराबर एक्स या y बराबर x, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहा करते थे। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है ना, रियल नंबर में भी ऐसा ही बोलते थे, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते थे। तो इसीलिए इसको एफ जेड इक्वल टू जेड को हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी एक टाइप का मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है ना। देखो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है, हमने बी को 0 ले लिया, ले सकते हैं, एबीसीडी रियल नंबर है, बी को हमने ले लिया 0 और डी को ले लिया 1 और यहाँ सी को 0 और ए को 1 ले लिया। अब देखो वैल्यू रखो, तो ए जेड, तो जेड प्लस बी 0 अपॉन सी मतलब 0 प्लस डी 1, तो जेड बाई 1 मतलब जेड आ गया, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा एफ जेड बराबर जेड है ना, तो कोई ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखो, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी और ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन याद रखो। तो मतलब एफ जेड बराबर जेड जो है, जो कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्चुअली वो एक टाइप का मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी है। लेकिन अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को ले रहे हैं तो इसके पास इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इसका एक्सेप्शन मतलब इसको निकाल दीजिए। हर एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इसके अलावा उसके पास अधिक से अधिक दो फिक्स पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। मतलब अगर हम आइडेंटिटी को हटा दें तो
क्योंकि आइडेंटिटी के पास तो इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जल्दी में लिख रहे हैं, समझ गया। इसके पास क्या है, इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट्स हैं, है ना, इसके पास इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट्स हैं। तभी हमने क्या किया कि भाई थ्योरम हमारी ये कहती है कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के पास मैक्सिमम 2 फिक्स पॉइंट होंगे, लेकिन एक्सेप्शन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अलावा, क्योंकि आइडेंटिटी में तो इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट्स हैं, इसीलिए ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी को निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी के अलावा कोई और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे और ये शो करेंगे कि उसके पास, है ना, उसके पास केवल मैक्सिमम 2 फिक्स पॉइंट हो सकते हैं। तो पहला पार्ट हमारा ये प्रूव हो गया। पहले पार्ट में क्या था कि भाई आइडेंटिटी भी एक टाइप का मोबियस है, क्योंकि वो मोबियस की कंडीशन को पूरा कर रहा है ना, मोबियस की कंडीशन को वो पूरा कर रहा है, तो वो भी एक टाइप का मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है ना, और उसके पास 2 से ज़्यादा फिक्स पॉइंट है, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, ए दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन ओठों पे आए, दूर कहीं ले जा। देखो बच्चों, हमने अब ये अपना मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया। ठीक है, फिक्स पॉइंट के लिए क्या होगा, फॉर फिक्स्ड पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट के लिए ओमेगा और जेड बराबर होने चाहिए। तो हमने क्या किया, ओमेगा की जगह भी जेड को रख दिया। तो यहां से क्या हुआ, ये हुआ जेड बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो हमने ये यहां पर देखो इसको लिख दिया। ठीक है ना, अच्छा अब देखो इससे हम जेड की वैल्यू निकालना चाहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो सी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड बराबर ए जेड प्लस बी हो गया। तो सी जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो डी माइनस ए और माइनस बी बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा बच्चों कि हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो z की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस का 4bc अपॉन 2a का मतलब 2c। ये देखो हमारी यहां पर z की वैल्यू हो गई, वही मतलब फार्मूला अपना ध्यान दो। ये जो क्वाड्रेटिक का फार्मूला है ना, ये कॉम्प्लेक्स में भी ट्रू है, मतलब अगर ए बी सी डी है ना कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तब भी ये फार्मूला ट्रू है, ध्यान रखना। अच्छा अब देखो बच्चों क्या हुआ, जैसे यहां पर ध्यान रखो कि अगर हम c को नॉन जीरो ले लें, c जीरो नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब अगर c नॉन जीरो है तो क्या होगा बच्चों, यहां पर ध्यान दो, अब ये टर्म देखना पड़ेगा जीरो है कि नहीं है। अब देखो इसमें 2 बातें आ गई। अब देखो जैसे कि अगर मान लो यहां पर c अगर नॉन जीरो है और ये जो टर्म है, कौन सा टर्म, d माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4bc, ये टर्म भी अगर नॉन जीरो है तो हमें z की 2 अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो है तो प्लस लेके एक आंसर आएगा और माइनस लेके दूसरा आंसर आएगा। वही मतलब ये क्या हो गया, रूट के अंदर क्या आता आप याद करो फार्मूले में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रूट के अंदर जो आता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होते हैं तो क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होते हैं, रियल और डिफरेंट। बिल्कुल वही चीज हो गई कि अगर ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो के अलावा मतलब ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, भाई ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, ये भी ध्यान दो भाई, है ना।
अच्छा, अगर नेगेटिव भी हुआ तो रूट्स इमेजनरी हो जाएंगे, और z बराबर हम यहाँ पर इमेजनरी रूट मानते हैं भाई। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो आयोटा में आएगा, और आयोटा में z की वैल्यू आ सकती है, तो इसलिए इसको सिर्फ नॉन जीरो लिखना ज़्यादा सही है। इसका पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, क्योंकि z की वैल्यू भाई, z तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इमेजनरी भी तो हो सकता है। वो तो रियल में होता था कि भाई रूट के अंदर के टर्म को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि वहाँ पर हम रियल वैल्यूज ऑफ x पढ़ रहे होते थे जब क्वाड्रेटिक पढ़ रहे होते थे। यहाँ तो z हमारा इमेजनरी भी हो सकता है। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो भाई क्या बन जाएगा, इमेजनरी। इमेजनरी बनने दो, हमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर ध्यान दो, पहली बात देखो ये सामने आई है कि अगर ये टर्म जीरो नहीं हुआ तो क्या होगा, हमें दो फिक्स पॉइंट मिल जाएंगे, है ना। c नॉन जीरो होना चाहिए और ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या हुआ, वी हैव टू फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट्स। मतलब हमें दो फिक्स्ड पॉइंट मिल जाएंगे, हमें z की दो वैल्यू मिल जाएंगी, दोनों फाइनाइट होंगी। अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर ये जीरो हो गया, पहले को c नॉन जीरो होना चाहिए, c के अंदर ही ये दो कंडीशन आ रही हैं, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। अगर मान लो ये टर्म जो है, अगर मान लो ये टर्म जीरो हो गया तो क्या होगा, रूट के अंदर सब कुछ जीरो हो जाएगा, रूट के अंदर जीरो हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या बचेगी, z की वैल्यू देखो केवल अकेली बचेगी। ये वैल्यू देखो z की केवल अकेली बचेगी, और ये z की वैल्यू अकेली बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें केवल एक फिक्स पॉइंट मिलेगा। समझो ध्यान से, है ना। अगर c नॉन जीरो हुआ और ये नॉन जीरो हुआ तो दो फिक्स पॉइंट मिलेंगे, और अगर ये जीरो हुआ तो भाई देखो ये टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्लस लोगे तब भी जीरो आएगा और माइनस लोगे तब भी जीरो आएगा। तो z की इकलौती वैल्यू यहाँ से यही मिल जाएगी जो हमने यहाँ लिखी है, दिस अपॉन दिस, है ना। क्योंकि भाई जब ये टर्म हट जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या था, जब ये नॉन जीरो था तो प्लस लेने से कुछ अलग वैल्यू मिलती और माइनस लेने से अलग वैल्यू मिलती, तो अलग अलग वैल्यू आती। लेकिन जब ये टर्म ही खत्म हो गया तो चाहे प्लस लोगे चाहे माइनस लोगे, z की केवल इकलौती वैल्यू ही आपको मिल जाएगी। तो क्या हो गया, ये हो गया ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट, ओनली वन फिक्स पॉइंट, केवल अकेला फिक्स्ड पॉइंट देखो यहां पर ये हमको मिला, ठीक है ना। अगर c नॉन जीरो हुआ तो यहां पर दो कंडीशन आ गई, इससे दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट मिल गए, इससे हमें केवल एक फिक्स पॉइंट यहां पर मिल गया। अच्छा, आगे बढ़े। अब मान लो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, अगर c जीरो हो जाएगा तब आप क्या करोगे। अगर मान लो c जीरो हो गया तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान दो, समझो बात को ध्यान से, इसको यहां तक लिखो जरा ध्यान से बच्चों पहले, ठीक है। देखो समझो बात को ध्यान से। है दिल दीवाने खेल है क्या जाने, ठीक है ना। देखो अगर मान लो मैं c को जीरो लेता हूं तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर c जीरो हो गया तो z स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो जाएगा। जब z स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो गया तो मामला ही खत्म हो गया। फिर तो भाई अगर c जीरो हो गया तो यहां से z स्क्वायर का टर्म तो हट जाएगा ना, फिर कोई क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। वो तो भाई उसमें z स्क्वायर का टर्म तभी है जब तक c जीरो नहीं है। अगर c जीरो हो गया तो z स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। तो फिर ये फार्मूला काहे को आप लगाओगे और क्यों लगाओगे, और लगा भी नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। देखो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लो मैं लिखता हूं, तो मतलब हमें एक केस में दो फिक्स पॉइंट मिले और एक केस में केवल एक फिक्स पॉइंट अभी यहां पर मिला। देखो ध्यान दो, अगर मैं c को जीरो ले लेता हूं, जैसे कि मान लो मैंने c को जीरो यहां पर लिख दिया। सेकंड केस क्या है कि मान लो मैंने c को जीरो ले लिया, तो अगर मैंने c को जीरो ले लिया तो देखो यहां से क्या होगा, ये c को जीरो लेते ही ये टर्म खत्म हो जाएगा। फिर हम वापस यहीं पर आ गए, c को जीरो लेते ही ये टर्म खत्म हो जाएगा। अब देखो z की जो वैल्यू है वो यहां से क्या आएगी, z की वैल्यू आएगी b अपॉन d माइनस a। देखो ये यहां पर z की वैल्यू आएगी, बस समझे। देखो अब इसमें दो बातें हैं, देखो दो बातें क्या हैं वो देखो, ये है ना। देखो अब इसमें दो बातें फिर आएंगी क्या,
कि फिर यहां पर d माइनस ए को 0 नहीं होना चाहिए। अगर d माइनस ए 0 नहीं है तो z की वैल्यू ये हमको मिल जाएगी, और ये क्या है, ये देखो फिर से हमें वन फिक्स्ड पॉइंट की कंडीशन मिल जाएगी, क्योंकि z की इकलौती वैल्यू देखो यहां पर ये आएगी, है ना। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो z की अकेली वैल्यू देखो यहां पर ये हमारे सामने आएगी, है ना। d माइनस ए को नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। अच्छा, एक बात और जरा यहां पर बच्चों समझो ध्यान से कि जैसे मैंने c को ले लिया 0। अच्छा, अब देखो यहां पर अगर मैंने c को 0 ले लिया, देखो एक बात और समझो, एक तो ये फिक्स पॉइंट मिल गया, अगर d माइनस ए नॉन जीरो है तो ये फिक्स पॉइंट मिल गया। अच्छा, दूसरा देखो यहां पर जरा समझो बात को ध्यान से बच्चों कि एक चीज और देखो यहां पर है, इंपॉर्टेंट बात समझो। देखो ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात दिमाग से उतर जाती है। देखो जैसे कि यही केस लेके चलते हैं, हमने c को 0 ले लिया, मान लो c 0 हमने यहां रख दिया, c 0 यहां रख दिया, तो ओमेगा क्या मिल गया, ओमेगा मिल गया az प्लस बी अपॉन डी मिल गया। देखो ओमेगा क्या आ गया, a बाई डी जेड प्लस बी बाई डी आ गया। देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लो अगर मैं z को इनफाइनाइट ले लूं, अगर मैं z टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दूंगा तो ओमेगा भी टेंडिंग टू इनफाइनाइट आ जाएगा। बोलो, तो देखो क्या हुआ, ये भी तो एक फिक्स पॉइंट हो गया, क्योंकि जो वैल्यू z की आ रही वो ओमेगा की आ रही, क्योंकि देखो हमसे कहा गया एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब z टेंडिंग टू इनफाइनाइट आप ले सकते हैं, तो मतलब ये भी एक फिक्स पॉइंट हो गया। कौन सा फिक्स पॉइंट, z बराबर इंफिनिटी भी हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। ये बात समझो, क्योंकि z और ओमेगा की वैल्यू सेम है। कब, लेकिन ध्यान दो, ये तभी होगा जब d नॉन जीरो हो, ये तभी होगा जब d नॉन जीरो हो। ये बात समझो, क्योंकि अगर d जीरो हो गया तो यहां पर आप ओमेगा की ये वैल्यू लिख ही नहीं पाएंगे फिर। तो अगर c जीरो है और ये टर्म नॉन जीरो है तो एक फिक्स पॉइंट आपको मिलेगा, और हां अगर c जीरो है और d भी नॉन जीरो है तो आपको एक और फिक्स पॉइंट यहां से मिलेगा जो कि इंफिनिटी यहां पर होगा। इस बात को समझो यहां से, ठीक है। अच्छा, तो ये c जीरो होने पर देखो दो कंडीशन यहां बनी, एक कंडीशन यहां से बनी और देखो दूसरी कंडीशन c जीरो होने पर यहां से ये बनी। दो फिक्स पॉइंट c बराबर 0 होने पर मिल सकते हैं, है ना, लेकिन इसके लिए d को नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। अब देखो दूसरी बात कि मान लीजिए अगर c ही 0 हो जाए, अगर मान लो c 0 हो जाए, है ना, सॉरी c 0 है तो ठीक है, d माइनस ए नॉन जीरो है तो ठीक है, मतलब c 0 होने पर एक ये बना, एक ये बना। अब देखो एक बात और समझो कि मान लो अगर मैं d माइनस ए को ही 0 कर दूं, c तो 0 ही, अब देखो इसी में तीसरी कंडीशन और बन सकती है। c 0 में एक कंडीशन ये बनी, यहां से वन फिक्स पॉइंट मिला, और एक कंडीशन देखो ये बनी जहां पर हमने d को नॉन जीरो रखा तो एक हमको फिक्स पॉइंट मिला जो कि इंफिनिटी था। अच्छा, अब अगर मान लीजिए इसी में मैं दूसरी कंडीशन देखो यहां पर ये बनाता हूं, तीसरी कंडीशन इसी में c जीरो में ही मान लीजिए d माइनस ए को भी मैं 0 कर दूं, तो अगर मैं d माइनस ए को 0 कर दूं तो आप z की ये वैल्यू नहीं लिख सकते। मतलब यहां पर एक तो हमको ये फाइनाइट फिक्स पॉइंट मिल रहा था, ये वाला जब c 0 था और d माइनस ए नॉन जीरो था तो आपको एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट मिल रहा था और एक इनफाइनाइट भी मिल रहा था, लेकिन उसके लिए d को नॉन जीरो होना चाहिए था, ठीक है ना। ये हो चाहे ना हो लेकिन d नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। c जीरो में दो बातें सामने आई थी, अगर ये नॉन जीरो है तो आपको एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट मिल रहा था, और अगर d नॉन जीरो है सिर्फ तो आपको एक इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट मिल रहा था। तीसरी बात देखो ये कि अगर मान लो d माइनस ए 0 हो गया तो फिर आप z की ये वैल्यू नहीं लिख सकते, तो क्या हुआ, नो फाइनाइट फिक्स पॉइंट, आपको कोई भी फाइनाइट फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ध्यान दो, ये वाला फिक्स पॉइंट फिर भी आपको मिलेगा। देखो आप ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि c तो 0 है, आप ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, a बाई डी जेड प्लस बी बाई डी,
अब यहाँ पर फिर देखो, अगर d नॉन जीरो हुआ तो z को इंफिनिटी लेने पर ओमेगा भी इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, z बराबर इनफाइनाइट क्या हो गया बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। लेकिन ये कब हुआ, जब d माइनस ए जीरो था और d नॉन जीरो था, है ना। और हाँ, c तो जीरो है, तो c जीरो होने पर ध्यान रखो यहाँ पर तीन अलग अलग केस बने। एक तो ये नॉन जीरो है तो वन इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलेगा, वन फाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलेगा। और अगर d नॉन जीरो है, अगर d नॉन जीरो, हाँ ध्यान रखना, अगर d नॉन जीरो है और मान लीजिए ये भी नॉन जीरो है, दोनों ही कंडीशन है, तो ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा भाई। अगर d माइनस ए नॉन जीरो है तो ये मिलेगा, और d नॉन जीरो है तो ये मिलेगा। और अगर मान लीजिए दोनों ही कंडीशन है, d माइनस ए भी नॉन जीरो है और d भी नॉन जीरो है, तो दोनों ही मिल जाएंगे फिर आपको। लेकिन मैक्सिमम दो ही हुए ना, एक फाइनाइट हुआ एक इनफाइनाइट हुआ। बात समझ गए ना, बोलो। अगर दोनों ही कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये दोनों ही मिलेंगे। तीसरी बात, अगर मान लो d माइनस से जीरो हो गया तो केवल और केवल आपको ये वाला फिक्स पॉइंट मिलेगा जो कि इनफाइनाइट है, लेकिन इसके लिए भी d को नॉन जीरो होना चाहिए। तो मतलब अगर d माइनस से जीरो है और d नॉन जीरो है तो केवल आपको एक इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट मिलेगा, फाइनाइट फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना, ये सब चीजें तब हैं जब c जीरो हो जाए। तो c जीरो होने में आपको ये तीन केसेस मिलते हैं और c नॉन जीरो होने में आपको दो केसेस मिले थे, है ना। c जीरो होने में आपको तीन केसेस मिल रहे हैं। और जिसके पहले मैंने बताया था कि भाई c अगर नॉन जीरो है तो फिर रूट के अंदर वाला टर्म अगर नॉन जीरो था तो वहां पर आपको दो फिक्स पॉइंट मिले थे, और अगर रूट के अंदर वाला टर्म जीरो था तो इकलौता फिक्स पॉइंट मिला था। वो कब था, जब c नॉन जीरो था। तो c पर यहाँ डिपेंड कर रहा है। तो लेकिन आप यहाँ देखें, मैक्सिमम आपको दो ही फिक्स पॉइंट मिले, चाहे कोई भी केस हो, यही हमको शो करना था। और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी, मतलब अगर हम z को इन्फिनिटी ले लें तब भी हमें ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी मिल सकती है, तो उसको भी हम कई बार यहाँ फिक्स पॉइंट मानते हैं। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक बच्चों, तो ये बातें बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना। हाँ ये बात ध्यान रखना, c बराबर जीरो है और ये भी जीरो है तो नो फाइनाइट, कोई भी फाइनाइट फिक्स पॉइंट नहीं है, ओनली इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट है। और ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी तो एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट है और एक इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट है ना। और अगर c नॉन जीरो था तो वहां पर केवल और केवल फाइनाइट फिक्स पॉइंट थे। ये बात ध्यान दो, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब, तो इनको बच्चों हमें अच्छे से यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ये अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारे काम आएंगी, हर जगह हमारे काम आएंगी। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अभी देखो हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, जो कि इससे मिलता जुलता ही है, लेकिन हालांकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का जो मेथड है वो अलग हो जाता है, तो कई बार वो भी हमारे एग्जाम में आता है। इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है नॉर्मल फॉर्म, जो कि मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तो टेंशन नहीं पालिए, एंजॉय करते रहिए और पढ़ते रहिए, लाइफ मस्त हो जाएगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।